हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के अकाउंट्स के सेशन में आपका सभी का स्वागत है इनफॉइड लर्निंग में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो आज का टॉपिक है कि अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट है आज हम जो है सीखने वाले। तो सभी जो अकाउंट्स जो पर्सन है तो उनको अपने लाइफ में हर साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बैलेंस शीट क्लोज किया जाता है तो उसके पहले उसी के साथ में हमें प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो ये जो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट है वो अकाउंट्स का नेक्स्ट स्टेप है। एक बार हम अकाउंटिंग पूरा हो जाता है तो हम बैलेंस शीट जो है बनता है। अदरवाइज अकाउंटिंग जब तक हमारा पूरा नहीं होगा तब तक हमारा बैलेंस शीट पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। करेक्ट है। तो जो भी काम हम जब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो आज के सेशन में जब भी हम आगे जाके टैली के और अकाउंट्स के सेशन लेने वाले तो वो क्यों कर रहे हैं तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो नहीं तो क्या है कि हम सभी चीज सीखेंगे और उसका जो रिजल्ट क्या है वो पता नहीं रहेगा तो सीख के ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं पहले जो है कि हमारा जो रिजल्ट है जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे जो भी हम टैली में एंट्रीज करेंगे सब सीखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि रिजल्ट हमें कैसा दिखने वाला है। तो हम रिजल्ट में क्यों दिखा रहा हूं पहले, क्योंकि क्या है कि अगर आप एक एग्जांपल लेंगे कि किसी को भी हमें एक बड़ा सा एक क्या करने का है कि एक बिल्डिंग जो है बनाने की। तो जब भी हम बिल्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं या जो हमारे जो बिल्डर होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि आर्किटेक्ट जो है उनके पास से क्या करवाते हैं कि उसका बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं। तो वैसे ही कि जब उनको हम क्लियरली बिल्डिंग का प्लान देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग है वो बनाएंगे। तो उसका जो आउटर सेक्शन कैसा दिखेगा, इनर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होने वाला, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। तो वैसा ही है कि आज हम जो भी अकाउंटिंग सीखने वाले तो उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है उसका रिजल्ट कैसा है हम यहाँ पे देखने वाले। तो सिर्फ इसमें एक ही चेंज रहेगा। तो आज का जो सेशन है उसमें क्या होगा तो उसमें नंबर नहीं लिखे, हम सिर्फ जो स्ट्रक्चर है वो देखने वाले। करेक्ट है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे पूरा प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट है वो कैसा बनता है, कौन से ग्रुप है, कौन से लेजर उसमें इंक्लूड होते हैं। तो आज का जो सेशन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एन अकाउंटेंट और आपको ये आना बहुत जरूरी है। तो आपके माइंड में एक जो क्लियरली स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है तो आपको आगे जाके जो विजिबिलिटी यहाँ पे जो है वो हमारे माइंड में आते हैं। और जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पहले ही पता चलेगा कि जो भी हम अकाउंट्स करते समय अकाउंटिंग एंट्री करते समय डेबिट दिया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट को एंट्री किया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आता है। तो दोस्तों प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट है उसमें दो साइड होते हैं। एक साइड होती है कि डेबिट साइड, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट साइड। तो आपको सभी को कि होप्सो में आज्यूम कर लेता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट है वो सब पता है क्योंकि सभी लोग जो है हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। बहुत सारे जो लोग हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अकाउंट्स में जॉब करते हैं या स्टूडेंट है। तो डेबिट क्रेडिट इतना हम डीपली नहीं जाएंगे व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप सब लोग स्मार्ट लोग हैं और आपको सभी चीज पता है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब करते हैं हम तो उसमें दो साइड होते हैं। एक तो होता है कि हमारा डेबिट साइड और दूसरा होता है कि हमारा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड है जो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड को जो होती है क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड में कौन से हमारे ग्रुप्स होते हैं और कौन से आइटम जो होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा दोस्तों कि प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट साइड है वहां पे हमारा होता है कि रेवेन्यू, उसको इनकम भी बोला जाता है और सेल्स भी बोला जाता है। करेक्ट है। ये होता है हमारा डेबिट साइड ने क्रेडिट साइड को। तो रेवेन्यू में क्या क्या होता है, सेल्स में कौन से लेजर एंड कौन से ग्रुप होते हैं
तो उसमें देखेंगे कि जब भी आप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो उसमें रेवेन्यू में होता है हमारा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप होता है हमारा इनकम फ्रॉम सर्विसेज। दो टाइप के बिजनेस होते हैं। कुछ कुछ बिजनेसेस है वो क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं वो सेल आउट कर लेते हैं। कुछ जो बिजनेस होते हैं वो क्या कर लेते, ट्रेडिंग करते हैं कि मीन्स एक प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, वो हमारे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है उनसे परचेस करते हैं और रिटेल में आगे बेचते हो, तो उसको ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। जो भी हम ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग लेके सेल्स करेंगे तो वहां पे हम जो है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो हम यूज करते हैं ग्रुप। तो ये जो ग्रुप में कौन से लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देने का है कि ये जो होता है कि हम जब टैली सीखेंगे आगे, ये जो सेक्शन है वो क्या होता है हमारा ग्रुप हो गए, ये हमें ग्रुप से क्रिएट करने पड़ते हैं। और ये जो है ये होते हैं हमारा लेजर्स। यहाँ पे इसके लिए मैंने कहा है कि लेजर हमने जो है बॉक्स बनाए नहीं, जो ग्रुप है उसको बॉक्स बनाए, तो हमें इजीली अंडरस्टैंड होगा कि जब भी हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे उस समय हमें कौन सा लेजर कर बनाने का है और कौन सा ग्रुप बनाने का है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है कि प्रोडक्ट सेल्स जब करते हैं तो उसमें से क्या होता है कि सेग्रीगेट किस बेसिस पे किया जाता है कि हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट है वो किया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेजर का जो सेग्रीगेशन है वो करते हैं। तो उसमें होता है कि सबसे पहले हमारा एग्जम्प्टेड सेल्स एग्जम्प्टेड है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्ट होते हैं ऐसे एग्जम्प्टेड सेल्स होते हैं, तो उसमें जीएसटी जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है कि सेल्स एग्जम्प्टेड एक लेजर हम बनाएंगे अंडर द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट के। उसके बाद में होता है कि आपका सेल्स जो है 5% जीएसटी, जो आपके प्रोडक्ट 5% जीएसटी की कैटेगरी में आता है उसके लिए नया एक लेजर बनाएंगे सेल्स 5%। उसके बाद में आता है कि 12% कैटेगरी में जो जो आपके प्रोडक्ट आएंगे उसके लिए सेल्स 12% का लेजर बनाते हैं। और जो 18% का जीएसटी होता है तो यहाँ पे भी हम 18% सेल्स 18% जीएसटी का लेजर बनाएंगे। अगर यहाँ पे होता है कि इसके अलावा भी कुछ आपके अलग जीएसटी के कैटेगरी में आता है तो उसके भी आप यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है और कॉमनली यूज है यहाँ पे मैं जो है आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगर इसके अलावा और भी कोई जीएसटी की कैटेगरी के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल्स कर रहे तो उसका भी लेजर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमारा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी में वो होता है हमारा रेवेन्यू टर्नओवर या इनकम उसको कहा जाता है। उसके साथ ही कुछ जो कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या कर लेती है, सर्विसेज सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज होती है कि मैन पावर सर्विसेज होते हैं, कोई मेंटेनेंस सर्विस होता है, एएमसी होता है, कुछ होता है कि हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो होते हैं कि ट्रैवलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ जो होता है कि अलग अलग टाइप के बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज कैटेगरी में जीएसटी है वो 18% चार्ज होता है। तो जैसे ही हमें 18% जीएसटी चार्ज होता है तो हम वो कैटेगरी में ही हम उसको ऐड कर देंगे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेजर है वो भी सर्विस चार्जेस रिसीव्ड 18% जीएसटी के अकॉर्डिंग मैप कर देंगे। तो इस टाइप से जो रेवेन्यू है आपका सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो होते हैं उसी में ही डिफाइन किया जाता है, उन दोनों में से एक कैटेगरी में। तो इस तरह से आपको क्या करने का है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो उस समय आपके जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो लेजर्स है वो क्रिएट करना पड़ेगा और जो ग्रुप्स है वो इसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर देंगे। तो उसके बाद में आता है कि सेल्स हो गया, सेल्स के बाद में आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो होता है कि रॉ मटेरियल होता है, तो ये जो रॉ मटेरियल है तो इसके लिए हम ये क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट 1 एंड 2 है तो बहुत बार क्या होता है कि हमें
हमारा जो प्रोडक्ट है उसका हम क्या है इन्वेंट्री भी मेंटेन करना पड़ता है। जब भी हम हमारा इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का जब भी स्टेटमेंट हम क्रिएट करेंगे, टैली में जनरेट करेंगे, उस समय हमें क्वांटिटी वाइज जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास है, मगर रॉ मटेरियल कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे वो सब प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आएंगे। तो पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो रॉ मटेरियल हो गए। दूसरे कैटेगरी होता है आपका इन्वेंट्री ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। जो फिनिश प्रोडक्ट है तो उसकी जो इन्वेंट्री क्या है कि बहुत बार होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है अलग होता है और रॉ मटेरियल के बाद में हमें हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो अलग से बनता है। तो उसके जो प्रोडक्ट है वो अलग से यहाँ पे हमारे इन्वेंट्री में मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से हम उसका भी इन्वेंट्री के अलग अलग स्टॉक आइटम है क्रिएट करने वाले टैली में। उसके बाद में दोस्तों कि यहाँ पे स्टॉक WIP। स्टॉक WIP क्या होता है कि रॉ मटेरियल और जो फिनिश प्रोडक्ट के बीच में एक प्रोसेस होती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है। कुछ कुछ कंपनियां में या बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट है, मशीनरी है या कोई प्लांट है वो बनाने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है कि वो बनाने के लिए कभी कभी होता है कि 10 दिन लगे, 15 दिन लगेंगे। तो उस समय क्या होता है कि अगर ज्यादा टाइम लगता है तो जो भी हमारे इन प्रोसेस में मटेरियल है जो भी हम बना रहे तो WIP स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है हमारा फाइनल स्टेज भी नहीं है, फाइनल स्टेज में यानी हमारा फिनिश प्रोडक्ट है बना नहीं है और हमारा रॉ मटेरियल भी हमने यहाँ पे क्या किया है कि यूज किया है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा स्टॉक इन WIP इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक वो फिनिश गुड्स बना नहीं, फिनिश प्रोडक्ट है वो बना नहीं, तो इसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है वो यहाँ पे जो है नॉमेनक्लेचर यहाँ पे यूज किया जाता है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा कि क्लोजिंग स्टॉक एंड रेवेन्यू का। तो वो होने के बाद में होता है कि हमारा क्रेडिट साइड के लिए अदर इनकम में क्या क्या आता है दोस्तों। तो अदर इनकम में जो है वो आता है यहाँ पे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एक कैटेगरी में आता है कि जो भी इनकम आता है अदर, तो जब हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, कुछ अमाउंट है हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर रिटर्न आया तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गए। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का ग्रुप बनाया जाता है। इंटरेस्ट अगर FD से आए इंटरेस्ट तो FD में लिखेंगे, अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट लिख देंगे, और किसी को हमने इंटरेस्ट के ऊपर अमाउंट दिया है और वहां से हमें इंटरेस्ट आया तो उसका भी अलग अलग लेजर बनाएंगे। डिविडेंड मिलता है जब भी हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास सरप्लस अमाउंट अवेलेबल है कंपनी के पास और बोले कि 1 2 महीने के लिए अच्छा कोई शेयर है वहां पे हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस शेयर्स में हमें डिविडेंड मिला तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव करके लेजर से वो बनाना पड़ता है। और उसके बाद में कुछ हमें कमीशन मिल गया या अदर कुछ अदर एक्टिविटीज में हमें कुछ इनकम हुआ तो अदर इनकम करके कैटेगरी होती है वहां पे हम कंसिडर करते हैं। ये सब जो ट्रांजेक्शन है वो डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं होती है कि ओकेजनली हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अदर इनकम कैटेगरीज में यहाँ पे हमें जो है कंसिडर करना पड़ता है। दोस्तों ये हो गए हमारे क्या कि हमारे हो गई कि क्रेडिट साइड यानी रेवेन्यू साइड यहाँ पे कंसिडर हो गया। और यहाँ पे जब भी हम इसको अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे तो उस समय हमारा कौन सा रूल्स है अप्लाई होने वाला है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब भी हम हमारे क्रेडिट साइड को अकाउंटिंग करने वाले जो भी लेजर है उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। कमेंट्स करके मुझे जल्दी से बताओ कि कौन सा रूल से यहाँ पे अप्लाई होता है जब भी हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को अकाउंटिंग करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो उस समय होता है कि हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो तो जाएगा हमारा एक्सपेंसेस के लिए।
क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ये जो नॉमिनल रूल्स है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि जो भी चीज हमारा इनकम होगा, गेन्स होगा, उसको हमने क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो नॉमिनल रूल्स है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। दोस्तों ये आपको जो है आना चाहिए। बहुत बार होता है कि हम क्या करते हैं कि 11 12 या कॉलेज के बाद में रूल जो है वो भूल जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रूल्स है, क्योंकि हमारा जो पूरा अकाउंटिंग जो है वो हमारे सिर्फ 3 रूल्स के ऊपर डिपेंड है। तो उसके लिए हमारा आगे जाके एक सेशन भी होने वाला है अकाउंटिंग रूल्स में। तो उस समय आपको सभी पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंटिंग रूल्स क्या होता है, गोल्डन रूल, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मगर आपको अभी इतना याद रखने का है कि हमारे जो भी ये जो अकाउंट है, मैं आपको एक स्क्रीन में फिट करके बताता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में आपको सब दिख जाएगा। करेक्ट है। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि सभी क्रेडिट साइड के जो लेजर्स एंड ग्रुप है इस तरह से आपको अरेंज करने का है। करेक्ट। तो उसके बाद में हम मूव होते हैं यहाँ पे कि हमारा डेबिट साइड को। तो डेबिट साइड को कौन से जो आइटम है वो आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डेबिट साइड को सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो भी हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है, कि हमारा फाइनेंशियल जो शुरू होता है वो कब होता है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 31 मार्च यानी लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होता है। उस डे का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें एज अ ओपनिंग बैलेंस करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करना पड़ता है। तो वहां पे ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है कि हमने जब क्लोजिंग स्टॉक में देखा, वैसे ही यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल एक कैटेगरी आती है। उसके बाद में आता है हमारा फिनिश प्रोडक्ट। और फिनिश प्रोडक्ट में भी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आप 1 2 3 जो भी नाम है यहाँ पे आप दे सकते हो, डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। वो कौन से प्रोडक्ट में आप जो है मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसमें आता है कि और कुछ आपके स्टॉक इन WIP, कुछ ऐसे आपका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं, इन प्रोसेस है, तो यहाँ पे स्टॉक इन WIP वो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक में आता है। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक का। तो हर समय आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या मटेरियल रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप आगे जाके काम करेंगे, तो उस समय आपको अकाउंटिंग शुरू होने के लिए, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग शुरू होने के पहले आपको आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक है तो हम क्या करेंगे, उसको सेल्स करेंगे, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि आपका ओपनिंग स्टॉक में परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट होता है कि परचेस भी अकाउंट है, वो परचेस अकाउंट है वो भी हमारा GST एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है। तो GST में होता है कि परचेस आप कौन से GST का रेट है उसके अकॉर्डिंग परचेस करते हैं। तो कुछ मटेरियल होते हैं कि 5% GST होता है, कि 12% GST, 18% GST, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो पर GST का रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर 5% के अकॉर्डिंग परचेस किया तो परचेस 5% GST का लेजर बनाना पड़ेगा। 12% GST का कुछ परचेस किया तो परचेस 12% GST का लेजर बनाना पड़ेगा। अगर 18% GST का रिलेटेड कोई मटेरियल हमने परचेस करते हैं तो यहाँ पे परचेस 18% GST, तो उसको हमें क्या करने का है, लेजर बनाने का है। तो हो गए कि हमारा परचेस हो गए। मगर बहुत बार होता है कि हम क्या कर लेते हैं कि सर्विसेज भी हमें लेने पड़ते हैं, कि हमारा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे हमारे पास क्या है कि दूसरा कोई पार्टी आया या क्रिएटर्स आया और वहां पे हमने उनके पास से अगर कुछ सर्विसेज लिए तो उसका भी अकाउंटिंग परचेस में ही किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि यार यहाँ तो परचेस ऑफ मटेरियल लिखा है तो सर्विस चार्जेस कैसे आए। तो दोस्तों हमारा जो अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग पर सेल्स
ऑफ सर्विसेज होता है, वैसा ही परचेस ऑफ सर्विसेज जो है वो होता है। तो वन टाइप ऑफ मटेरियल सेल होता है, वैसा सेल ऑफ सर्विसेज होता है। तो परचेस के कैटेगरी में हम देखेंगे तो परचेस ऑफ मटेरियल होता है, वैसा जो परचेस ऑफ सर्विसेज भी होता है। तो यहाँ पे जो नाम दिया जाता है उसको सर्विस चार्जेस 18% जीएसटी, क्योंकि जो सर्विसेज जो है उसके लिए 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में होता है कि कुछ हमने अगर एग्जम्प्टेड मटेरियल कुछ परचेस किया तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, तो परचेस एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आ जाता है। करेक्ट। तो ये हो गई कि हमारे इस टाइप से परचेस के लेजर से हमें बनाने पड़ते हैं। करेक्ट है। तो हमारा परचेस होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे उसके बाद में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट कैटेगरी में क्या क्या आता है, तो डायरेक्ट कॉस्ट कैटेगरी में हमारे ग्रुप जो होते हैं कि मेन 3 ग्रुप्स होते हैं कि लेबर चार्जेस होते हैं। लेबर चार्जेस यानी जो भी लेबर यानी जो भी वर्कर हमें क्या करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में हमारी कंपनी में काम कर लेते हैं, उनको लेबर चार्जेस देना पड़ता है। लेबर चार्जेस होता है कि फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, इस टाइप का हमें जो है लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें आता है कि कुछ फैक्ट्री में ओवर टाइम वगैरह किया तो उसका हमें अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो ओवर टाइम का एक लेजर से वो बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री एम्प्लॉय बोनस, हमें एम्प्लॉय के लिए कुछ फेस्टिवल बोनस, दिवाली बोनस वगैरह दिया तो वो भी चीज यहाँ पे आ जाती है। यस, उसी के लिए जो फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी दोनों भी एक ही कैटेगरी में आते हैं। आप वेजेस लिख दो या सैलरी भी आप कह सकते हो। करेक्ट है। तो उसके बाद में हमने लीव इनकैशमेंट कुछ दिया तो भी यहाँ पे लीव इनकैशमेंट कुछ छुट्टियां रहती है। तो हर साल कोई एम्प्लॉय ने अगर उसको अवेल नहीं किया, छुट्टी लिया नहीं, तो उसको इनकैशमेंट दिया जाता है। तो कैश दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि लीव इनकैशमेंट कैटेगरी में देना पड़ेगा। ये हो गया कि हमारा लेबर चार्जेस कैटेगरी में। उसके बाद में आता है कि यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि हमारा एक प्लेस से अदर प्लेस पे बाय रोड अगर हमने ट्रांसपोर्ट यूज किया तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस में आते। कुछ इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस, कुछ कुछ कंपनियां जो होती है वो क्या कर लेती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैटेगरी में भी डील करती है। तो अगर आप उस कैटेगरी में जाएंगे तो आपको भी इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस कितना पे किया है तो यहाँ पे हमें अलग से मेंटेन करना पड़ता है। कि जब भी हमारे सीनियर है वो बहुत बार क्या होते हैं कि मांगते हैं कि हमने इंपोर्ट मटेरियल किया उसके ऊपर कितना कितना फ्रेट आया। तो इस तरह से अलग अलग लेजर आप बनाएंगे तो आपको अलग अलग उसका अमाउंट है, उसकी जो रिपोर्ट्स है यहाँ पे मिलते जाएंगे। उसके बाद में आता है कि कस्टम क्लियरेंस चार्ज। जब भी हम इंपोर्ट पर कुछ मटेरियल करते हैं उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि कस्टम चार्जेस है वो हमें पे करने पड़ते हैं। तो वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है कि हम कस्टम चार्जेस है वो भी यहाँ पे हम अलग से कस्टम चार्जेस का ये कर सकते हैं। करेक्ट है। उसके बाद में आता है कि हमारा अदर डायरेक्ट कॉस्ट। अदर डायरेक्ट कॉस्ट में आता है कि कौन से आते हैं, जो फैक्ट्री रिलेटेड जो भी कॉस्ट आती है यहाँ पे आते हैं। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, फैक्ट्री को आपने रेंट पे किया वो आएंगे इसमें। मशीनरी के लिए कुछ रिपेयर मेंटेनेंस किया, सिक्योरिटी चार्जेस या फैक्ट्री रिलेटेड जो सिक्योरिटी हम अपॉइंट करेंगे वो यहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा कुछ भी अलग कुछ एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे हमारा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो भी रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम करने पड़ते हैं तो आपको अदर डायरेक्ट कॉस्ट के ग्रुप के अंडर हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। करेक्ट है। तो ये हो गया कि हमारा क्या कि डायरेक्ट कॉस्ट। करेक्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट तो यहाँ पे जो है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कहते हैं। तो ये जो मेन 3 कैटेगरी होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ग्रुप्स और एक्सपेंसेस है यहाँ पे बनेंगे। तो दोस्तों ये हो गए कि हमारा क्या है कि परचेस हो गए, डायरेक्ट हो गए।
अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होती है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी क्या होते हैं कि सपोर्ट सर्विसेज, जो हमारा मेन प्रोडक्ट के लिए सपोर्टिंग के लिए डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली यहाँ पे यूज होता है, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस आता है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, वो सबसे बड़ा और ज्यादा होता है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है आपका कि एम्प्लॉय सैलरी, ये एम्प्लॉय सैलरी यानी कि कौन सी सैलरी, जो लोग ऑफिस में सपोर्ट के लिए यानी हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट लोग, फाइनेंस परचेस डिपार्टमेंट, या आपके जो है एचआर डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या मैनेजमेंट को कुछ सैलरी दी, तो वो सब चीजें सैलरी जो है आपकी एम्प्लॉय सैलरी कैटेगरी में आ जाएंगे। एम्प्लॉय को कुछ बोनसेस दिया तो हमें उसका भी अलग से लेजर बनाना पड़ता है। उसके बाद में कि एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर में हमने कभी एम्प्लॉय को क्या किया, स्नैक्स दिया, कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन किया, कुछ एनुअल पार्टी वगैरह होती है, तो कुछ एक्टिविटी भी बहुत बार बहुत सारी कंपनीज में किया जाता है, तो एम्प्लॉय रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज की तो यहाँ पे एम्प्लॉयर वेलफेयर एक्सपेंसेस का लेजर होता है। इंसेंटिव दिया, बहुत बार होता है कि किस एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया तो उसको इंसेंटिव भी दिया जाता है, तो इंसेंटिव एक्सपेंस आता है। एम्प्लॉय को कुछ ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो भी होता है कि हम बहुत बार ये होता है कि अभी हमने तो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, अभी हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, मगर दोस्तों आपको मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जो है जब भी आप ग्रोथ करेंगे तो वैसा आपको क्या कि उस लेवल का सॉफ्ट स्किल मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, आपका ईमेल एटिकेट स्किल, लीडरशिप स्किल्स, जो मैनेजरल स्किल्स है वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह टाइप से जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर ट्रेनिंग अरेंज किया तो उसको भी हमें क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर द हेड ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको क्या करने का है यहाँ पे लेजर बनाने के। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद में आता है कि ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस में होता है कि ऑफिस मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस है ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होता है, जिसमें कि ऑफिस के लिए आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में आता है। रेंट पे किया, बहुत बार होता है कि हमारा फैक्ट्री एक जगह होती है और हमारा ऑफिस अलग होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग रेंट है वो भी पे करना पड़ता है, ऑफिस के लिए अलग और हमारे फैक्ट्री के लिए। तो आपको क्या है कि उसका जो रेंट का लेजर है अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो ऑफिस रेंट करके अलग रेंट है वो बनाएंगे। हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस आता है। उसके बाद में ऑफिस आर एंड आर ऑब्लिक एम, इसका मतलब क्या, ऑफिस में कुछ रिपेयर मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस हो गया, कुछ आपका एसी मेंटेनेंस वगैरह, कुछ ऑफिस रिलेटेड कुछ मेंटेनेंस आ गया, तो यहाँ पे ऑफिस रिपेयर मेंटेनेंस यहाँ पे नया लेजर से वो क्रिएट करना। उसके बाद में कि टेलीफोन या मोबाइल एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे आता है। तो ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करने पड़ेगी। उसके बाद में आता है कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है कि प्रमोशन एक्टिविटी हो गई, कि सेल्स कमीशन देते हैं और हम डिस्काउंट से वो भी दिया जाता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा सेल्स कैसे हो सके, उस एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस आएगा आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंडर आता है। कि बहुत बार होता है कि हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें प्रमोशनल एक्टिविटी करनी पड़ती है, कि कुछ कैंप लगाया, कुछ एग्जीबिशन किया, कुछ लोगों को हमने रेफरल इंसेंटिव या कुछ कमीशन दे दिया ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे होंगे। या कभी कभी हम क्या कर लेते हैं कि डिस्काउंट देते हैं कि दिवाली ऑफर आया या फेस्टिवल ऑफर होता है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि डिस्काउंट है वो भी हम ऑफर करते हैं। तो अगर इस टाइप का कुछ हमने एक्टिविटीज किया और उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेंस हो गए तो हमें इस लेजर के अगेंस्ट हमें एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस थे। अभी बहुत एक ही टाइप का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता कि अभी हमारा सोशल मीडिया ये सब चीजें प्लेटफॉर्म हो गए, तो यहाँ पे हमें सोशल मीडिया के लिए अगर आपने कुछ प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी की तो होगा।
टीवी ऐड के लिए एक्सपेंसेस क्या, तो टीवी ऐड का एक्सपेंसेस अलग से मेंटेन करता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या कुछ पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट लीफलेट्स वगैरह या ब्रोशर पैम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आएंगे। और अदर कुछ एडवर्टाइजमेंट अदर एक्टिविटी की, तो यहाँ पे अदर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो कि अभी आज के जमाने में क्या है कि अगर आप आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं करते तो आपका मटेरियल है वो सेल होने के लिए प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम नहीं आता है कि यानी ज्यादा सेल्स नहीं होता है, इसका मतलब है, करेक्ट है। तो आप जितना ज्यादा अच्छा आपका मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों के पास आपका प्रोडक्ट का जो है नाम पहुंचेगा, उसका बेनिफिट पहुंचेगा। और उसी के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपके जो प्रोडक्ट है शेयर कर सकते हैं आपके कस्टमर के साथ। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉस्ट है वही फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट क्या क्या आते हैं, जो भी रिलेटेड, तो आपके बैंक के रिलेटेड इंटरेस्ट जो है, लोन के रिलेटेड जो जो एक्सपेंस होता है यहाँ पे आता है। यहाँ पे होता है कि कुछ बैंक में होता है कि मंथली, एनुअली, क्वार्टरली कुछ चार्जेस है हमारे अकाउंट में डेबिट कर लेते हैं। यहाँ पे वो जो रिलेटेड कुछ बैंक एक्टिविटीज किया और बैंक ने कुछ हमें अमाउंट है यहाँ पे बैंक चार्जेस किया, तो हमें बैंक चार्जेस करके लेजर्स में पोस्ट करना पड़ता है। उसके बाद में आपके इंटरेस्ट ऑन लोन की बड़े बड़े जो कंपनियां होती है उनको क्या करना पड़ता है कि अपना खुद का एक्सपांडेशन करना पड़ता है। ग्रोथ करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री है वो बनानी पड़ती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए उनको क्या चाहिए कि लोन का रिक्वायरमेंट है। जब भी हम लोन लेंगे और वो लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है रिपेमेंट करना पड़ता है बैंक में। और उसमें से हमने जो भी बैंक को इंटरेस्ट अमाउंट है पेड किया, तो उसको क्या करना पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो ये हो गया कि लोन के ऊपर के इंटरेस्ट। अगर आपके पास सीसी एंड ओडी अगर अकाउंट है, तो कैश क्रेडिट अकाउंट बोलती है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट बोला जाता है, तो उसके लिए हमने अगर कुछ इंटरेस्ट पे किया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सीसी एंड ओडी वो यहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन। बहुत बार होता है कि हमने पर्सनल लेवल पे कुछ फंडिंग वगैरह दिया या अनसिक्योर्ड लोन किसी पर्सन से लिया, किसी कंपनी से लिया, तो विदाउट कोलेटरल या विदाउट सिक्योरिटी लोन लिया जाता है, तो उनको अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। अगर वहां पे हमने अनसिक्योर्ड कैटेगरी में लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन है वो कैटेगरी में हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये अलग अलग फाइनेंस कॉस्ट है हमें अलग कैटेगरी में डिफाइन करने पड़ते हैं। तो इस तरह के आपको जो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, कैटेगरी अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेजर भी अलग अलग करना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में आता है कि आपका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो होता है कि जो भी हमारे पास फिक्स एसेट है, करेक्ट है, जो भी हमारे पास फिक्स एसेट है उस फिक्स एसेट के ऊपर हमें ईच एंड एवरी ईयर एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड एज पर कंपनी एक्ट हमें डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना पड़ता है, करेक्ट है। तो डिप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो वहां पे हमारा जो है हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है हम यहाँ पे रिड्यूस होता है हमारे बुक्स में, और हमारा जो फिक्स एसेट का वैल्यू भी कम होता है। तो ये डिप्रिसिएशन का हमारा एक अलग एक चैप्टर है, तो उसमें आप सब सीखेंगे कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका फिक्स एसेट कौन से होते हैं, उसका रेट कैसा होता है। तो एक्सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा के वो सब आप चीजें आप सीखने वाले कि डिप्रिसिएशन जो है कैसा कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से जो है कि डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, तो फैक्ट्री के लिए अगर कुछ एसेट्स है, यहाँ पे फैक्ट्री शेल्ड है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री के लिए मशीनरी होता है, प्लांट्स जो होते हैं, तो उसके लिए हम अलग कैटेगरी बना सकते हैं। और डिप्रिसिएशन ऑफिस एसेट, ऑफिस एसेट जो है तो हमारा होता है कि सर्वर हो गया, लैपटॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑफिसेस कुछ हो गए, तो उस टाइप के जो एसेट होते हैं ऑफिस में होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ऑफिस के एसेट के ऊपर हमने कितना
डिप्रिसिएशन चार्ज हो गए तो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो अलग अलग कैटेगरी में डिप्रिसिएशन है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग करना है। तो डिप्रिसिएशन एक है। उसके बाद में होता है कि आपका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में अगर ये जो रेगुलर एक्टिविटीज में कुछ अलग कुछ आपने दिया कि डोनेशन दे दिया तो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में आता है, या कुछ एकदम नॉमिनल कुछ खर्चा कर दिया तो यहाँ पे हम अदर एक्सपेंसेस में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको सभी लोगों को एक बार पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी उसको हमारे जो माइंड मैप है उसमें हम क्या कर लेंगे, ओपन करके दिखाते हैं। तो आपको एक बार सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। राइट, यस। दोस्तों इस तरह से जो थे हमारे पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। थोड़ा इसमें दिखने के लिए दिक्कत आता है, कोई बात नहीं। तो ये हो रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा रहेगा। अगर कुछ आप मोबाइल में दिख रहे हैं तो इस तरह से जो है हमें ग्रुप्स, ये जो है हमने ब्लॉक्स जो किया है ये हमारे को है कि ग्रुप्स हो गए। ये सब चीजें हमारा जो अनब्लॉक है वो क्या है कि हमारा लेजर से। तो दोस्तों ये जो हमारा चार्ट है वो आपको हम अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर किया जाएगा। तो डोंट वरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसके बाद में हमारा सेशन होने के बाद में ये चीज आपको रेफर करने को मिलेंगी। आप वहाँ पे पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको भेजा जाएगा ताकि ये सब चीज आपको रेडीमेड मिल जाएंगी, तो उसको आप देख सकते हो। करेक्ट है। ये हो गया कि दोस्तों आपको इस तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है करने का है। दोस्तों यहाँ पे हो गया कि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो हो गए। मगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे उसके बाद में हमारा प्रॉफिट भी आता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो उसको हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे। करेक्ट है। तो यहाँ पे कि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे मिडल में क्यों लिखा है, इसका पीछे रीजन है हमने मिडल में क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे हमें क्या हो गए हैं कि नंबर यहाँ पे नहीं, कुछ भी अमाउंट नहीं। तो अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है और खर्चा कम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट में दिखेगा। करेक्ट है। अगर मगर क्या होगा कि आपका रेवेन्यू कम है और आपका खर्चा ही ज्यादा होगा तो लॉस में दिखेगा। तो इसके लिए मैंने जब तक क्या होगा कि हमारे पास नंबर नहीं आएंगे तब तक हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस। इसके लिए मैंने मिडल में लिखा है, उसको स्पेसिफिक रीजन है उसके लिए। करेक्ट है। तो आपका जैसा ही प्रॉफिट आएगा तो ऑब्वियसली वो डेबिट साइड को दिखेगा हमारा नेट प्रॉफिट करके, और लॉस आ गए तो क्रेडिट साइड को लॉस करके दिखेगा। तो डिपेंड है आप कंपनी ने कितना कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उस बेसिस पे हमें हमारा क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कितना हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। सो दोस्तों इस तरह का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पे जो एक क्रिएट हो जाता है, और आपको ये जो स्ट्रक्चर है आपके एकदम माइंड में फिट करके रखने का है कि यही स्ट्रक्चर जो है सब जगह एप्लीकेबल होता है। करेक्ट है। तो क्रेडिट साइड को कौन सी चीज आती है, डेबिट साइड को कौन से आते हैं, कौन से लेजर्स है, ग्रुप्स है, ये सब हम जो है इसके अकॉर्डिंग करने का है रेडी। करेक्ट है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको क्या करने का है, डिफाइन करने का है। करेक्ट है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर YouTube के ऊपर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कैसा लगा उसका आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आने वाले सभी वीडियो को आप 100% देखो, और आपके जो भी कलीग्स रहेंगे, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, उनके पास आप शेयर कर लो। तो दोस्तों जो जो लोग यूट्यूब के देख रहे तो उनको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।